तो नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई आपकी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है। रेडिएशन जो कि एक वेव है, किसकी तरह बिहेव कर रही है, पार्टिकल्स की तरह। पूरी डिस्कशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो किसी ने बोला कि यार अगर रेडिएशन जो कि एक वेव है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, जो पार्टिकल्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते होंगे। अब इसके पीछे लोग पड़े, खोजबीन शुरू हुई और अल्टीमेटली इस खोज में सफलता भी मिली। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है बेटा, वो किसका आता है, डी ब्रॉगली का नाम आता है। आपने सुना होगा डी ब्रॉगली कंसेप्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ऐसे करके केमिस्ट्री में आप पढ़कर आते हो। बोलो जल्दी बता दो जवाब दो, पढ़ा हुआ है कि नहीं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ, बस इतना बताना। डी ब्रॉगली का नाम भी सुना ही होगा। तो वहीं से बात शुरू हुई कि फ्रेंच फिजिसिस्ट, पूरा नाम लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, तो ये कहता है कि हाँ यार वाकई ही ऐसा हो रहा है। उसने एक क्या दी, हाइपोथेसिस दी। देखो कुछ लॉज होते हैं, कुछ क्या होती हैं, हाइपोथेसिस होती हैं। हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च की गई, पूरा का पूरा कंसेप्ट डेवलप हुआ, अभी पूरी तरह से वो लॉ नहीं बने, तो उसको क्या कह देते हैं हम, हाइपोथेसिस कह देते हैं। तो इसने हाइपोथेसिस दी, ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस के नाम से ही चलती है। ये कहता है कि सही बात है, कोई भी जो पार्टिकल होगा ना उसके साथ एक ना एक वेव एसोसिएट होगी ही होगी, और अल्टीमेटली डी ब्रोगली के नाम पे उसका नाम क्या पड़ गया, डी ब्रोगली कंसेप्ट। और अगर वेवलेंथ होगी तो उस वेवलेंथ को क्या बोला गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, अभी शुरू कराएंगे, थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कुछ एक दो फार्मूलाज आएंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, एक दो दिन के लिए ओनली न्यूमेरिकल वर्क कर रहे होंगे। तो द फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रोगली पुट फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स, पार्टिकल यानी कि मैटर, पहली बात उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, मूव करना पड़ेगा। तो मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। मूविंग पार्टिकल्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करते हैं, या वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन मतलब कि इसकी वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए। तो अगला कंसेप्ट ये है, जैसे जो लाइट है वो किसकी तरह बिहेव कर रही थी बेटा, पार्टिकल्स की तरह। तो जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरह बिहेव करने जा रहे हैं, वेव की तरह बिहेव करने जा रहे हैं। कैलकुलेशंस नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। ज्यादातर रिजल्ट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे। जो भी आ जाए या जो भी लिखवा दिया जाए उसको बेटा नोट अपना बढ़िया तरीके से कर लेना। तो एक बार फिर से बता दो टॉपिक कौन सा स्टार्ट कर दिया। अभी इस वक्त का टॉपिक अपना क्या चल रहा है, ड्यूअल नेचर ऑफ, बोलो, मैटर। एवरी मैटर, एवरी पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कंडीशन क्या है कि भाई वो मूव करना चाहिए, वो मूव करना चाहिए। ओके, डी ब्रोगली ने कुछ कैलकुलेशंस की और कैलकुलेशंस के दम पर वेवलेंथ का फार्मूला दे दिया। वेवलेंथ का फार्मूला कितना दे दिया इसने, एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी। यहां पर पी उस पार्टिकल का क्या हो गया, मोमेंटम, और वी उस पार्टिकल की क्या हो गई, स्पीड या वेलोसिटी, और एम उस पार्टिकल का क्या हो गया, मास हो गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करा रहा हूं, मैं कुछ चीजें रिपीट करवा रहा हूं जो आप केमिस्ट्री में पढ़कर आए हुए होंगे। ओके, और इस पे बेस हमने कुछ अपने हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से कुछ क्या करवा देने हैं, न्यूमेरिकल्स करवा देने हैं। ओके, तो अभी अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे पिछली एक दो क्लासेस मिस कर कर आए हैं उनको आज की क्लास में पिछले वालों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किया हुआ है बेटा तो भी अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो ये टॉपिक अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इसलिए जो भी आज ही ज्वाइन कर रहा है, जिसकी पिछली एक दो क्लासेस मिस है, उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मतलब ये सोचो मत कि हमारा मिस्ड है। ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें कुछ भी पिछले वाले से लेना देना नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। जल्दी बोलो, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आया कहां से बेटा, डी ब्रोगली ने क्या किया, वो कहता है कि यार फोटॉन्स के लिए हम क्या फार्मूला यूज कर रहे थे, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, या क्या यूज कर रहे थे बेटा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। बोलो समझ गए, फोटॉन्स के लिए ये यूज कर रहे हैं इतनी देर से, एच सी बाय लैम्डा। वो कह रहा है अगर इनको पार्टिकल्स के साथ मैच किया जाए तो पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये भी किसका फार्मूला हो गया, एनर्जी का। ये भी किसका फार्मूला हो गया, एनर्जी का। दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो जब हमने दोनों को बेटा क्या किया, इक्वेट किया, तो ये बन गया एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
और आपके पास लैम्डा किसके इक्वल आ गया बेटा? लैम्डा कम्स आउट टू बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम इंटू सी। जल्दी बोलो, कुछ समझे हो कि नहीं? लैम्डा किसके इक्वल आ गया? एच डिवाइडेड बाय एम इंटू सी। अब इस वक्त उसने एनर्जी किसकी यूज की थी बेटा? फोटॉन्स की यूज की थी, इसलिए स्पीड किसकी लगी? लाइट की स्पीड लगी, क्योंकि फोटॉन्स लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी बनाकर उसने यही रिजल्ट अदर पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज कर दिया। कहते हैं अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और उसकी स्पीड कितनी है? v है, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया बेटा? h अपॉन m इंटू वी के इक्वल आ गया। उसने यहीं से निकालकर ये फार्मूला क्या कर दिया? जनरलाइज कर दिया। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो अभी अभी आपने लिखा है, अभी अभी जो आपने फार्मूला यूज किया, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन वी या एच अपॉन एम इंटू वी, वो बेटा यहीं से ऑब्टेन किया गया। जल्दी बताओ, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया? एच अपॉन पी या एच डिवाइडेड बाय एम इंटू वी। तो एक फार्मूला रट लो जी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ओके, जब डिराइव किया ना उसने, तो फोटोन की एनर्जी का यूज करके किया, लेकिन बाद में जनरलाइज होने के बाद ये फोटोन की वेवलेंथ नहीं है, ये किसी पार्टिकल की वेवलेंथ है जिसका मास क्या है? m और जिसकी स्पीड क्या है? v। ओके, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है बेटा, तो रेस्ट पे v किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, बोल, जवाब दो। रेस्ट पे v किसके इक्वल हो गया? जीरो के इक्वल। जब v जीरो हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जब नीचे जीरो आ गया तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगी? इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? इन्फिनिटी का मतलब वेवलेंथ उसकी है ही नहीं। इन्फिनिटी का मतलब कि वो सीधा ही जा रहा है, फिर वैसे तो वो रेस्ट पे लिया हुआ है। इन्फिनिटी मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया कि तो रेस्ट पर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट नहीं आएगा। एक और पॉइंट सुनना यहां पर, कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट है ना बेटा, वो ज्यादा एप्लीकेबल या ज्यादा यूज में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो पार्टिकल्स है ना, उनके लिए आएगा। डे टू डे लाइफ में डी ब्रोगली वेवलेंथ का कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं आने वाला। एच की वैल्यू कितनी है? जल्दी बताओ। एच की वैल्यू कई बार यूज कर ली, 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 है कि नहीं? तो ऊपर आप चेक करो, ऊपर क्या चल रहा है? 10 की पावर -34 का फैक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा? राइट। अगर आप डे टू डे स्पीड्स की बात कर रहे हो, डे टू डे लाइफ के पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, तो डे टू डे लाइफ में पार्टिकल ग्राम्स या किलोग्राम में मिलेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो नीचे अगर वैल्यू केजी में चल रही है, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, मतलब डे टू डे लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी बात चल रही है। तो ये किस में चल रही है? केजी में। इनकी 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 इसी रेंज में चल रही होगी, या -1 या +1। वो -34 को कुछ नहीं करने वाली, उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। बोल, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर से अगर स्पीड भी नॉर्मल स्पीड हो, डे टू डे लाइफ के पार्टिकल्स हैं, उनकी स्पीड भी नॉर्मल होगी, उनके मास भी क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत 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 ज्यादा क्या आने वाली है? कम आने वाली है। 10 की पावर -34 -30 के ऑर्डर की चली जाएगी। मेरी बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो डे टू डे लाइफ पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी कम आ रही है कि वो अनमेजरेबल हो जाएगी। एंगस्ट्रॉम तक आप मेजर कर लेते हो। एंगस्ट्रॉम में कितना होता है? 10 की पावर -10। ठीक है, आमतौर पर यही चलता है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, वेवलेंथ वगैरह यही चलता है। अब एंगस्ट्रॉम तक आप मेजर कर लोगे, चलो उससे नीचे वाली भी चलो आप थोड़ी क्या कर लोगे? मेजर कर लोगे। लेकिन 10 -34 -35 वाला या -30 ऑर्डर बहुत नीचे चले गया, ये भी क्या हो जाएगी? अनमेजरेबल हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक फुटबॉल है जी, उसका मास इतना है, उसकी स्पीड इतनी है, डे टू डे लाइफ में जितनी स्पीड आ रही है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। तो निकाल ले तो हम कागज पर तो निकाल ही लेंगे, उसका मास पुट करेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन वो इतनी कम है कि वो मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट को या डी ब्रोगली कंसेप्ट को डे टू डे लाइफ में हम ज्यादा डील नहीं कर पाते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही जाकर डील होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपका पार्टिकल चल रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9 पॉइंट कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? इलेक्ट्रॉन का मास तो बता दो यार। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻31। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। ऐसा कुछ सुना है कि नहीं सुना है? मैंने शायद गलत बोला कि सही बोल दिया? 9.1 इंटू 10⁻31 यही होता है। -31 तो श्योर ही है। अब अगर इसमें नीचे 10 की पावर -31 आ गया, तो जल्दी बताओ उसका मुकाबला करने लग गया।
कि नहीं, और उसकी जो भी स्पीड होगी मतलब वो कुछ ना कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज में चले जाएगा। बोलो पॉइंट कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो डी ब्रोगली ने बोला कि भाई पार्टिकल के पास क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। उसने लिखा ना, मैंने लिखा अंडर सम कंडीशंस। अब कंडीशन यही है कि भाई मास उसका ऐसा हो कि भी मेजरेबल तो आए, स्पीड उसकी ऐसी हो कि मेजरेबल तो आए। अगर रेस्ट पे होगा तो कोई वेवलेंथ नहीं है, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो तब जाके वो वेवलेंथ का कोई लॉजिक बनना स्टार्ट होगा। तो एक चीज आपने क्या याद रखनी है बेटा, कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एच अपॉन एम इंटू वी। पहला फार्मूला क्या है के पास, बहुत छोटा सा फार्मूला है, बहुत छोटा सा। हम उस पर ऐसे टाइम लगा रहे हैं, न्यूमेरिकल में भी निकालने में हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन बेटा जब टॉपिक चल रहा होता है, अब शुरू में फर्स्ट टाइम ही तो कर रहे हैं इसको, तो जो उसमें बातें हैं वो तो एक बार डिस्कस करनी पड़ती है ना। तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी याद कर लोगे, कुछ वैल्यूज होती हैं प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की, वो याद आपको होनी ही चाहिए। ये फार्मूला और कैसे लिखा जा सकता है बेटा, इसको एच अपॉन पी भी लिखा जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एच अपॉन पी। पी यहां पर क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम। मोमेंटम दिया हो तो पी से निकाल लोगे, स्पीड दे रखी हो तो एम वी से निकाल दोगे। एक हमें यह भी बताएं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, यानी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2me। जल्दी जवाब दो, करते हैं ऐसा फार्मूला कुछ के नियम। पी इज इक्वल टू रूट 2me। तो ये फार्मूला बेटा h अपॉन अंडर रूट 2me भी लिखा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में एनर्जी दे रखी हो, कई बार कहता है टू पार्टिकल्स हैं, एक की एनर्जी इतनी है दूसरी की एनर्जी इतनी है, मासेस दोनों के सेम है, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या निकालो, रेशियो निकालो। तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। सही जा रहे हैं हम? ओके, मैंने बार बार एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस दिया अभी तक कि जिनकी कल परसों की क्लास मिस हुई है उनको आज की क्लास में पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नए सिरे से नया ही टॉपिक है। पहले केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत किया होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वे अपने आप ही समझ में लग रहा होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जो भी है बस नोट करते जाओ, अपना सीखते जाओ। ओके, एक और चीज तुमने सुनी होगी कि अगर पार्टिकल चार्ज है बेटा और उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से हमने क्या करवाया, एक्सीलेट करवाया, तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, Q इंटू वी के। एक वैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यही पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या बन जाती होती है, काइनेटिक एनर्जी बन जाती होती है। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो E किसके इक्वल आ जाएगा, Q इंटू वी के इक्वल आ जाएगा। जवाब दे दो सही है। तो ये फार्मूला बेटा ऐसे भी लिखा जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू वी, एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी। ओके, अगर चार्ज दिया हो पार्टिकल पर और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा। ओके, अगर बेटा पार्टिकल चार्ज नहीं है, अनचार्ज दिया मान लो, तो आपने ना ये पढ़ा होगा 11th क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले टॉपिक में कि कोई भी पार्टिकल हो, चार्ज हो अनचार्ज हो, चार्ज होगा तो उस पर पोटेंशियल के कारण भी एनर्जी आ सकती है, लेकिन चलो मान लो अनचार्ज है या चार्ज है, चार्ज हो अनचार्ज हो, पार्टिकल का कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो सकता है कि नहीं। जैसे गैस के पार्टिकल्स हैं, अब जो गैस के पार्टिकल्स हैं या न्यूट्रॉन मान लो अनचार्ज है, तो इन पार्टिकल्स का रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है कि नहीं होती है। और वो फार्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू 3/2 K इंटू टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, T उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो। जवाब दो, याद आ गया कि नहीं। तो एक फार्मूला होता था बेटा हमारे पास 11th क्लास में, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 3/2 KT। इट इज इक्वल टू 3/2 KT। तो अगर कभी क्वेश्चन में टेम्परेचर वगैरह दे रखा हो बेटा हमें, तो हम इस फार्मूले को दूसरे मोड में भी लेकर जा सकते हैं। तो ये फार्मूला मेरा हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू ई की जगह क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, 3/2 KT। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एच किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 3m KT, वेयर K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, K क्या हो गया आपका, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास 4 फार्मूलास का 5 फार्मूले का सेट बन गया यार। एच अपॉन अंडर रूट 3m KT मैं एक ही जगह पे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल्स करवाने हैं खूब, और वो न्यूमेरिकल्स आपके जब आएंगे धड़ाधड़ तो कहीं पे भी बेटा कोई भी एक्सप्रेशन यूज होती हुई आपको नजर आएगी। सबसे सिंपल वाली कौन सी हो गई, H अपॉन एम वी। दूसरा बन गया, उसको P लिख दिया, यहां 2me। 1 2 3 जनरल फार्मूले, चार्ज अनचार्ज दोनों के लिए लगे।
ये वाला जो फोर्थ वाला है ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल, क्योंकि Q इंटू वी का कंसेप्ट चार्ज पार्टिकल के लिए ही आ सकता है। ओके, लास्ट वाला अगर चार्ज पार्टिकल का टेम्परेचर दे रखा है वहां पे यूज हो जाएगा, अदरवाइज वो ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, अनचार्ज पार्टिकल के लिए यूज होता है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन के लिए ये फार्मूला काम आएगा। और कभी कभी कहते हैं न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, उसका टेम्परेचर दे रखा है। अब न्यूट्रॉन के लिए ये नहीं लगा सकते, उस पर चार्ज होता ही नहीं है, जब उसके लिए फार्मूला यही लगेगा। जवाब दे दें, क्लियर है कि नहीं, यहां तक नोट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? इसकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा के, ये होता है आपका गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 8.314, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 की पावर कितनी होती है 623 होती है ना, बोलो जी सही है। 8.314 गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो गई और 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगी। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मुझे श्योर नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे लिखवा दिया कि भी अगर आप भूल जाओ, मैं भूल गया, मुझे मतलब श्योर नहीं था, याद तो आ रहा था ऐसे करके वैल्यू होगी, तो मैं इसको बेस से ले आया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट पर यूनिट पार्टिकल्स में, यानी पर यूनिट एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो ये होता है ना 6.023, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बना के अपना रख लेना यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी, ओके। अब अगर ये सब हो गया हो बेटा तो आगे बढ़ रहे हैं। अगली बात ये नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट यहां पे डायरेक्ट दिया होता, मैंने सॉल्व करवा दिया था। E इक्वल टू MC स्क्वायर का यूज करते हुए कैसे लैम्डा इक्वल टू H बाई P प्रूव किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो मैंने लिख के करवा दिया तुम्हें। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हो ही गया। लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। ओके, लैम्डा वेवलेंथ है, फोटोन है, और ये जनरलाइज कर दिया गया और सबके लिए क्या गया H अपॉन P, H अपॉन MB, H अपॉन रूट 2ME। ये ऑलरेडी करा दिया मैंने, तो इसके आगे भी दो फार्मूले आपको लिखवा दिए। जल्दी बोलो, समझ गए ना? एक बुक के हिसाब से चल रहा होता है, फिर बीच में कई बार करते करते अपनी एडिशन हो जाती है ना, तो एडिशन में मैंने अपने हिसाब से ये बुक में दिया होता है, ऐसे कर कर एक दो चीजें और उसमें ऐड कर कर आपको बता दी गई। ओके, छोटी सी बात, छोटा सा फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV। 78 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दे रखी है मैंने, मतलब असाइनमेंट में क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन उसका फर्स्ट सेक्शन ही कितने क्वेश्चंस है 78 क्वेश्चंस है। वो 78 के 78 आपको कल तक कवर अप कर कर रखने, बहुत ज्यादा डाउट मुझसे नहीं पूछने हैं, क्योंकि जितना मैंने करा दिया उससे अब आपके काफी क्वेश्चंस अपने आप ही कवर अप हो जाएंगे। तो कल मैं उसके डाउट्स लेने जा रहा हूं, आपको वो असाइनमेंट कवर अप कर कर रखनी है। यही फार्मूले यूज होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के होंगे या फिर ये वाले यूज होंगे। जवाब दे दो, यहां तक हो चुका है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताओ भाई, जो बच्चे कल प्रेजेंट नहीं थे, परसों प्रेजेंट नहीं थे, उनको जितना भी बोला गया सारा क्लियर है ना? उसको बता भाई, जितना बोला उतना तो क्लियर है। आज की क्लास में बेटा जब से आप आए हो वहीं से नया स्टार्ट किया, तो पुराने वाली चीज के बारे में सोचना ही नहीं था आपने। अगर कल आते तो कल मैं कुछ और करा रहा होता। कल मैं यह बात नहीं कहता कि आपको समझ में सब कुछ लग जाएगा, कल नहीं लगना था। अब जो आज ही आया है पिछली क्लासेस मिस कर कर, तो उसको आज का तो एटलीस्ट समझ में लग रहा है सारा का सारा, इसलिए कंसंट्रेशन बनाओ। एक होता है ना मेंटल सेटअप होता है कि आपको पता ही नहीं था आज टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो आप चाहे नया भी होगा तो भी आपको लग ही जाएगा इसका पुराने से रिलेशन है और मुझे समझ में नहीं लगेगा, समझ में नहीं लगेगा। इसलिए बार बार बेटा 2 बार 3 बार मैंने इसी बात पे स्ट्रेस किया, बिल्कुल आज का टॉपिक क्या है, नया है, इसका पिछले से कोई लेना देना नहीं है। डी ब्रोगली कंसेप्ट है, पुराना भी करा दिया जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या वीडियो लेक्चर दिखवाऊंगा या फिर खुद करवाऊंगा, वो मैं आपको अपने आप कवर अप करवा दूँ। ओके जी, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, पहली डेरिवेशन आई है पूरे के पूरे टॉपिक में। अगर मैं डेरिवेशन के फॉर्म में ना भी कराऊं, वैसे डायरेक्ट भी करा दूं, तो भी 2 स्टेप में इसका आंसर मैं दे सकता हूं। लेकिन एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में कई बार ना ये 2 नंबर की डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑब्टेन, जब ऑब्टेन बोलेगा तो आपको शुरू से लेके अंत तक बेटा डिराइव करते हुए जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो इसका भी मैंने आपको थोड़ी देर में क्या याद करवा देना है, फार्मूला याद करवा देना। लेकिन इसको टाइम लगाते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं इसको डिस्कस करवाने में, बाकी सब कुछ नहीं है, मैं लिखता जाऊंगा, अपने आप क्लियर होता जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लिखो जी, let an electron is accelerated through, अब देखो बात को समझा करो। जब मैं पीछे करा रहा था, पीछे वाली स्लाइड्स में जो भी चल रहा था, वहां मैंने नहीं बोला कि इसको सिस्टमैटिकली लिखो, आप अपने हिसाब से लिख रहे थे। यहां मैंने हेडिंग डालकर ये बोल रहा हूं कि सिस्टमैटिकली लिखो। जब खत्म होएगा तो आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई एग्जाम में जब 2 नंबर में आएगा तो जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिख के आना ही है आप। ओके, तो इसलिए सिस्टमैटिक लिखवा रहे हैं, 5-7 मिनट जितने भी लगते लगा रहे हैं। तो क्या बोला बेटा मैंने सबसे पहले, क्या बोला था पहली लाइन, कि कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रॉन, या लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स।
उसको एनर्जी कहां से दी मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस लगा कर दी। तो कंसिडरिंग एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v volts, ओके, तो क्या लिखेंगे जी, एनर्जी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, वो कितनी एनर्जी अटेन कर लेगा भाई, Q इंटू वी, इट अटेन्स एनर्जी Q इंटू वी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसमें चार्ज कितना होता है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो क्या आ गया बेटा, E इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, जिसको मैंने E इंटू वी लिख दिया। ओके, नाउ एज द, जल्दी जल्दी लिखना, इलेक्ट्रॉन अटेन्स सम स्पीड एंड हेंस मोमेंटम। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसने कुछ क्या अटेन कर ली बेटा, एनर्जी आएगी तो उसमें स्पीड आएगी, स्पीड आएगी तो उसमें क्या आ गया, कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। अगली लाइन लिख लो, देयरफॉर इट शुड पोजेस सम, देयरफॉर इट शुड पोजेस सम डी ब्रॉगले वेवलेंथ, देयरफॉर इट शुड पोजेस सम डी ब्रॉगले वेवलेंथ। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या आनी चाहिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होनी चाहिए, विच इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी की जगह √2 इंटू एम इंटू ई। तो अब ये थोड़ी देर पहले मैं यही तो कर रहा था, ये स्टेप तो आपको ऑलरेडी नोन है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो एच अपॉन पी उसके पास वेवलेंथ है जो कि एच अपॉन √2m e हो गई, विच इज इक्वल टू एच अपॉन √2m e इंटू वी, क्योंकि इसने कितनी एनर्जी अटेन की है। वैसे Q इंटू वी लिख रहा था थोड़ी देर पहले मैंने, अब क्या लिख दिया, E इंटू वी। जवाब दे दो, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। मॉडर्न फिजिक्स बच्चे कहते हैं अजीब सा टॉपिक, मुश्किल है, भाई मैं कह रहा हूं कि इससे सिंपल कोई टॉपिक ही नहीं। आपको इतने बड़े बड़े चैप्टर, इतनी टेंशन वाले चैप्टर निकले हैं, इतनी बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इतना बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला, वो बहुत मुश्किल, न्यूमेरिकल भी मुश्किल लेवल के, फिर ऑप्टिक्स निकली है, और ये वाला टॉपिक, मतलब बच्चों में जो मान्यता है वो ये है +2 के स्टूडेंट में कि ये टॉपिक अजीब सा है, डिफिकल्ट सा है। अजीब सा थोड़ा इसलिए लगता है, इसमें थ्योरी है, थोड़ा आपको रीड करना पड़ता है। कुछ बातें जो है मैं समझा देता हूं या टीचर समझा देगा, आप लिख नहीं पाते ज्यादा, बाद में कॉपी खोलते हो तो उसमें ज्यादा कुछ मटेरियल होता नहीं, आपको लगता है कि रिवाइज कैसे करना है, तो इसमें बुक रीडिंग की भी थोड़ी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बिलीव मी, इससे इजी आपके पास कोई चैप्टर नहीं है, इससे इजी पूरे +2 के सिलेबस में, पूरी मॉडर्न फिजिक्स से इजी और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इस पे कॉन्फिडेंस रख के इसको कर जाओ, कर जाओगे तो ये स्कोर करवा देगी, आपको नंबर दिलवा देगी। तो h अपॉन √2m e v आ गया। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया जी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप डिराइव कर रहे हो, कितनी आ गई बेटा, h अपॉन √2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। जवाब देना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां तक। अब इसमें यहां पे भी छोड़ा जा सकता है इसको, क्योंकि जो वोल्टेज है ना बेटा, वो डिपेंड करेगी सिचुएशन पे, कितनी वोल्ट दी थी, 2 वोल्ट से करवाया कि 100 वोल्ट से करवाया, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर तो आ गया, लेकिन अगेन इसमें भी हम देख पा रहे हैं बेटा कि इसमें ये जो क्वांटिटीज है ना, ये तो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इनको भी हम जैसे 1 2 3 7 5 12 375 वाला फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया था कि भी एक बार सॉल्व कर लो, उसके बाद वही यूज करते रहना। इसको भी एक ही बार सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हर बार वही यूज करते रहेंगे। जब डिराइव कर रहे हैं हम तब एक बार लिख देंगे, जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे हम ये भी नहीं लिखेंगे, हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज किया करेंगे। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इसमें h तो कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 बेटा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज, और एक 2 भी है यहां पर यार, 2 भी लगेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। इस √v को क्या रख दिया मैंने, जिसकी वैल्यू पता नहीं है, अलग रख दिया। जवाब दे दें, क्लियर है, नोट कर रहे हो सब कुछ, ओके। अब बेटा अगर इसको आप सॉल्व करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा अभी तो अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है 12.27 इंटू 10⁻10। नीचे क्या आ गया, √v तो बचेगा। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 12.27 इंटू 10⁻10।
अब वेवलेंथ वगैरह बेटा आमतौर पर किस में मेजर की जाती है? एंगस्ट्रॉम्स में। तो ये 10⁻⁻10 में लिखता ही नहीं हूं, इसके साथ क्या लिख दूंगा? एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा। बोलो क्लियर हो गया? जब मेजर ही एंगस्ट्रॉम में होती है तो इसके साथ क्या लिख दूं मैं? एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया बेटा? 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, साथ में क्या आ गया? एंगस्ट्रॉम। अगर ये न्यूमेरिकल्स के लिए सीख रहे हो तो आपको डायरेक्ट क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। अगर कैसे डिराइव करना है उस हिसाब से सीख रहे हो तो जैसे मैंने लिखवाया सारे के सारे से एक भी स्टेप मिस कर मत आना। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम के लिहाज से सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन के हिसाब से 2 मार्क्स का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भी ऑब्टेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बाकी फार्मूला याद हो जाएगा आपको डायरेक्टली 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। आंसर सीधा किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम्स में ही आएगा। बोलो सबको सही चल रहा है? बहुत सिंपल चल रहा है? ओके सिंपल ही है, कोई शक इसमें नहीं है। अब ऐसे बेटा कल को क्वेश्चन तो प्रोटॉन पे भी आ सकता है। मान लो एग्जाम वाले ने क्वेश्चन किस पे डाल दिया? ऑब्टेन। ऑब्टेन बोला तो ऑब्टेन बोलेगा तो आपको डिराइव भी करना पड़ेगा किसकी? प्रोटॉन की। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? H अपॉन यहां तक आपका स्टेप बिल्कुल क्या रहेंगे? सारे के सारे सेम रहेंगे। प्रोटॉन के मास में फर्क पड़ जाएगा। बोलो समझ रहे हो? प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27। वो पुट करके कुछ आंसर आएगा, राइट है? वो क्वेश्चन में ड्यूट्रॉन का पूछ सकता है, वो क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का पूछ सकता है, तो कई पार्टिकल्स का पूछ सकता है। तो अगर मान लो आ ही जाता है तो आपको करना पड़ेगा वैसे। मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में एज ए डेरिवेशन आता है तो सिर्फ किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का। ओके, बाकी न्यूमेरिकल किसी पर भी आ सकता है। तो ये नोट कर लिया 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। आगे कुछ वैल्यूज हैं आपके लिए डायरेक्ट है, इनको नोट कर लो। न्यूमेरिकल्स आपके इजी हो जाएंगे। एक बार के लिए सुनना। मान लो तुमने वो देखा ही नहीं, वो 5 वैल्यूज हैं, मतलब इसको मिला के टोटल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। अब जब 5 याद करनी होगी तो आप डरोगे कि यार 5 कैसे याद करेंगे। तो मैंने बोला 5 नहीं करनी, पहले क्या करनी है? 1 करनी। पहले कौन सी याद करनी है आपने? ये याद करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब ये तुम्हारा बेसिक है, ये तो करनी ही करनी है। उन 5 में ये ना गुम हो जाए कि 5 के चक्कर में ये भी ना याद हो। तो इलेक्ट्रॉन वाली तो मुझे चाहिए चाहिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। हाँ, अब कंपिटिटिव एग्जाम्स में हमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम तक वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आने को देखो आ भी सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन तक से हमारा काम खैर चल जाता है। लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम में, नीट में, जेई में तो किसी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब किसी पे भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए तुम्हें फिर 1 2 3 4 वैल्यूज और याद कर लेनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस तेजी से निकल जाएंगे, इनको नोट कर लेना। एक प्रोटॉन के लिए है, मैंने वैल्यू पुट कर यहां पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है, तो 0.286 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। एक है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन पता तो है क्या होता है? व्हाट इज ड्यूट्रॉन पता है? चलो नोट करो पहले। तो पहले प्रोटॉन की वैल्यू नोट करो, ड्यूट्रॉन की कर लो, अल्फा पार्टिकल की भी कर लो, नोट करो, उसके बाद बात करते हैं। ईशान भाई लग गया सारा समझ आज का कि नहीं? ठीक है। अब क्यों छुट्टियां मारी है तूने? तू परसों भी नहीं आया, कल भी नहीं आया भाई। अब परसों बारिश थी, कल तो नहीं थी। कह रहा परसों बारिश पड़ गई थी, कल धूप पड़ गई थी ज्यादा, मैं गर्म सर्द हो जाऊंगा इसलिए मैं आया ही नहीं। कहता बारिश पड़ने के बाद 2 4 दिन तो वैसे मैं लगाता हूँ, गर्म सर्दी ना हो जाऊं। सतकीरत तू क्यों नहीं आया भाई कल? गया सी ना। चलो हो गया भाई, नोट हो गया? हो गया जी। नाथ एग्जाम खत्म हो गए? फिजिक्स का कैसा हुआ? ठीक, अच्छा नहीं हुआ। फिजिक्स है ही नहीं अच्छी, ऐसे ही होता है। बोर्ड का एग्जाम होगा ना, उसमें भी तुम यही क्या होगा, हाँ सारे न्यूमेरिकल डाले हुए थे, डेरिवेशन एक भी नहीं डाली थी। सीबीएसई का बेटा ठीक ठाक सा पेपर आएगा, मतलब ऐसे माड़ा टेढ़ा पेपर नहीं आता। सीबीएसई के एग्जाम में आपका मतलब प्रॉपर सा पेपर आएगा। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, के बिना बात बननी नहीं है अपनी। चलो कर लो यार बस। अब हो गया जी, ओके। अब ये रिजल्ट बेटा धीरे धीरे याद हो जाएंगे जैसे जैसे यूज करोगे। पहली बार मान लो इस पे न्यूमेरिकल्स आया, आप देख के कर लो, उसके बाद धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मैं बोल रहा था कि एक ड्यूट्रॉन पता होना चाहिए आपको। तो जो आपका हाइड्रोजन होता है ना बेटा, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12 और H1।
3। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन या प्रोटीनियम। हाइड्रोजन या प्रोटीनियम, सिंपल हाइड्रोजन बोल देते हैं। ये है जी ड्यूट्रॉन। चार्ज सेम है, मास का फर्क है। इसका मास क्या होता है? डबल। ड्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम भी बोलते हैं इसको, आल्सो नोन एज ड्यूटीरियम या ड्यूट्रॉन। ये भी है। तीसरा भी होता है, ट्रीटियम बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा सॉरी, हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटोन या ट्रीटियम। ओके जी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसका मान लो कभी निकालना ही पड़ जाए, आपको याद नहीं है, निकालना पड़ गया, तो इसका मास कितना लेना बेटा? 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटोन। देखो, जो आपका हाइड्रोजन है ना, H11, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटोन ही होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी क्या है? 1 ही है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्या है? एक न्यूट्रॉन है, प्रोटोन इसका है ही नहीं है। बोलो डन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन होगा जो बाहर घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। केमिस्ट्री चल रही है, देख लो। तो जितना मास एक प्रोटोन का होता है, वही किसका मान लिया जाता है? हाइड्रोजन का मान लिया जाता है। समझ गए? और इसका मास हाइड्रोजन के मास से क्या मान लिया जाता है? डबल मान लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाके घुसकर देखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में थोड़ा फर्क है, बट अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। जो एक प्रोटॉन का मास है, वही किसका मास हो गया? हाइड्रोजन का। और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन। समझ गए या नहीं? तो जब आप इसको मान लो, आपको प्रोटॉन का कैलकुलेट करना, तो यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन पुट किया होगा। न्यूट्रॉन का करना होगा, तो जब यहां पे मास की वैल्यू पुट की थी, तो मास की जगह क्या पुट किया होगा? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 1.6 इंटू 10⁻31। आने वाला चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स है। अभी क्या कर रहे हैं हम? ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, राइट? मैंने बोला था इसमें 2 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो चल रहा है, उसका एंड हुआ है। आने वाला चैप्टर क्या है? एटम एंड न्यूक्लियाई। तो पहले हम किसको डिस्कस कर रहे होंगे? एटम को डिस्कस कर रहे होंगे, जो केमिस्ट्री में करते हो। और उसके बाद किसको डिस्कस कर रहे होंगे? न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो न्यूक्लियस में ये सब बातें आ रही होंगी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब हम इस टाइप की फिजिक्स अब पढ़ रहे हैं बेटा। वो चेंज हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो अलग चीजें थी, सब पढ़ना पड़ता है। तो इस टाइप की जो कि केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड है। असल में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स, ये आपस में इंटीग्रेटेड ही होते हैं। कुछ टॉपिक्स ज्यादा ही इंटीग्रेट हो जाते हैं, जैसे एक थर्मोडायनेमिक्स, वो फिजिक्स में भी चलता है, केमिस्ट्री में भी चलता है। ऐसे ही फिर ये एक एटम, न्यूक्लियर, ये जो कंसेप्ट है, फिजिक्स में भी चलते हैं आपके और केमिस्ट्री में भी चलते हैं। मतलब सिलेबस इस तरीके से बना हुआ है। ओके, तो ये वैल्यूज आपको क्या करनी है? याद करनी है। 1 2 3 क्लियर है? ये सारे के सारे कैसे पार्टिकल्स थे? चार्ज पार्टिकल। ओके, इनमें फार्मूला कौन सा बना? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू इंटू वी वाले से ये फार्मूले डिराइव हुए। सबके चार्ज पुट किए, सबके क्या पुट किए? मासेस पुट किए। वी तो चलो सब में आ रहा है, लेकिन बेटा न्यूट्रॉन जो है, इट इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल। इसके लिए फिर थर्मल एनर्जी का कंसेप्ट लगाना पड़ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव करवाया था। थर्मल एनर्जी में ई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? यहां पर 3/2 kT बात हुई थी ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT। तो इसकी जगह क्या पुट किया मैंने? 3/2 kT। ये क्या बन गया? 3mkT। ध्यान से सुनना, अगर बात इलेक्ट्रॉन की ही चल रही थी, तो V छोड़ के बाकी सब तो बार बार वही आना है। अगर बात प्रोटॉन की चल रही थी, तो V छोड़कर बाकी सब तो बार बार वही आना है, इसलिए फार्मूला बनाया। और अगर बात बेटा न्यूट्रॉन की चल रही है, तो T अलग अलग टेम्परेचर हो जाएंगे, उसको छोड़कर बाकी सब तो बार बार आना ही आना है। तो इसको भी वैल्यू पुट कर अगर कैलकुलेट करवा दिया जाए, तो ऊपर आएगा 30.8 इंटू 10⁻⁻10। तो यहां से फार्मूला बना 30.8 डिवाइडेड बाय रूट T। आंसर किसमें? एंगस्ट्रॉम्स में। तो आज का जो भी टॉपिक था, आज का जो भी लेक्चर था, इट वाज अ शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट टॉपिक, जिसमें कंसेप्ट एक ही था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। बाकी फिर उन्हीं फार्मूलोज को बार बार क्या किया गया? मॉडिफाई कर डिफरेंट फॉर्म में लिखवाए गए हैं। तो अब आज के लिए इतना ही है, हमारी तरफ से इतना ही है। इसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो भाई पूछ सकता है, अदरवाइज अगला टास्क अब हम सिलेबस पे होल्ड दे रहे हैं 2 दिन का, और क्या करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स। कल डाउट होंगे, मैं पहले बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। आपको जो भी क्वेश्चन भेजे गए हैं ना बेटा, एक उसमें इंस्ट्रक्शन है, आप अपने ग्रुप में या व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे डायरेक्टली जो जो डाउट क्वेश्चंस हैं, उनके नंबर मुझे सेंड करोगे सेक्शन ए के।
क्लियर हो गया? उनके नंबर सेंड करोगे, मुझे पीपीटी बनानी होती है, फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पीपीटी पर लेकर आऊंगा, क्योंकि उसमें भी मेरा टाइम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और जो आपने भेज दिए मुझे कि इसमें डाउट है, वही वाले डाउट यहाँ पे कराऊंगा और नहीं कराएंगे। संडे मुझे क्या कराने हैं? संडे फिर से क्लास लगेगी, उसमें मुझे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। ठीक है, संडे स्पेशल क्लास है जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही है।